नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में पिछले वीडियो में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। आज हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखें, अर्थात सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण लें हम, जैसे गैसीय अभिक्रिया। गैसीय अभिक्रिया में हम एजोआइसोप्रोपेन का ऊष्मीय अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन की स्टडी करेंगे। इसी तरह से विलियन में अभिक्रियाएं यानी रिएक्शन इन सॉल्यूशन में हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के लिए उसकी कोटि का अध्ययन करेंगे। एस्टर के जल अपघटन के लिए अभिक्रिया की कोटि का अध्ययन करेंगे। इसी तरह से तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं प्रकाश सक्रिय अभिक्रियाएं हैं या ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्शंस, जिनमें हम इक्ष्युशर्का का प्रतिपन्न या इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर की कोटि की स्टडी करेंगे। और चौथी जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हैं यानी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं हैं, उनके लिए अभिक्रिया की कोटि का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले ले हम एजोआइसोप्रोपेन का ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। एजोआइसोप्रोपेन होता है CH3 होल ट्वाइस CH एंड डबल बॉन्ड एन CH3 होल ट्वाइस। ये गैसियस स्टेट में होता है। इसका अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं तो ये नाइट्रोजन और हेक्सेन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ क्रियाकारक और उत्पाद गैस है, तो ये गैसीय अभिक्रिया है। तो इसकी अगर हम कोटि देखें तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम अभिक्रिया नेतांक निकालें तो किस तरह से ज्ञात करेंगे। प्रारंभ में हम देखें कि जब T = 0 होता है, उस स्थिति में एजोप्रोपेन का जो दाब होगा वो P0 होगा और अभी ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुए हैं, अतः उत्पाद का दाब 0 होगा। T समय पर एजोप्रोपेन का जो दाब होगा वो होगा P0 - x और उत्पाद N2 और हेक्सेन का जो दाब होगा वो x होगा। तो यहाँ हम कंसंट्रेशन की बजाय दाब टर्म काम में लेते हैं, क्योंकि गैसीय क्रियाकारक और उत्पाद के लिए कंसंट्रेशन निकालना मुश्किल है, जबकि आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर निकालना आसान है। अब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से हम देखें। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से कुल दाब हमारा क्या होगा, P = पार्शियल प्रेशर ऑफ एजोआइसोप्रोपेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन। तो कुल दाब या टोटल प्रेशर P = होगा P0 - x प्लस x प्लस x। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या मिला, टोटल प्रेशर P = P0 प्लस x, या x होगा, x निकालें तो x = होगा P - P0। यहाँ Pa जो है वो एजोआइसोप्रोपेन का दाब है, Pn2 नाइट्रोजन का दाब और P6H14 हेक्सेन का दाब है। या अगर हम Pa देखें एजोआइसोप्रोपेन का दाब, तो एजोआइसोप्रोपेन का दाब Pa = हमने देखा अभी क्या है, P0 - x। और हेक्सेन का दाब और नाइट्रोजन का दाब जो है वो x और x है। तो Pa = P0 - x में x का मान, यहाँ हमने x का मान जो है, x का मान इस इक्वेशन में रखे हम, तो Pa = P0 - x में x का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, Pa = P0 - P प्लस P0।
यह हम ये कह सकते हैं कि पी ए इक्वल टू 2p0 माइनस पी। अब चूंकि एजोप्रोपेन जो है उसकी प्रारंभिक सांद्रता A किसके प्रोपोर्शनल होती है, P0 की, और T समय पर जो सांद्रता A माइनस एक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, PA के। यानी प्रारंभिक अवस्था में दाब P0 और PA जो है हमारा T समय पर दाब PA है। अब फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए K1 हमारा होगा K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो यहाँ A और A माइनस एक्स की वैल्यू रखें। A की जगह हमने रखा P0 और A माइनस एक्स की जगह PA, और जो PA है हमारा वो होता है 2p0 माइनस P। अभी हमने देखा, तो PA की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी अभिक्रिया नेतांक K1 क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया नेतांक रेट कांस्टेंट K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग P0 अपॉन 2p0 माइनस P। तो यह एजो आइसोप्रोपेन के विघटन के लिए जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है का वेग नेतांक होगा। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया हमने देखी थी जलीय अभिक्रिया है, जिसमें हम स्पेशली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखें, एस्टर का जल अपघटन देखें। एस्टर का जो जल अपघटन है वो किस तरह से होगा, एसीटेट जो है CH3COO-C2H5 वो जल की उपस्थिति में HN की उपस्थिति में यानी अम्लीय माध्यम में एसिटिक एसिड और अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। यानी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होने पर एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल मिलता है। इस अभिक्रिया में H2O जो है वो आधिक्य में लेते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, तो H2O की सांद्रता में परिवर्तन लगभग नगण्य है। अतः जो अभिक्रिया वेग है वो केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चूँकि इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता तो 1 और 1 2 हो जाती है, परंतु कोटि 1 है, अतः इसे हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो एसिटिक एसिड बनता है उस एसिटिक एसिड का हम NaOH क्षार के साथ फिनोल्फ्थालीन सूचक की सहायता से अनुमापन करके प्रयुक्त क्षार या प्रयुक्त NaOH का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। माना प्रारंभ में जो क्षार का आयतन है यानी T इक्वल टू 0 पर क्षार का आयतन NaOH का आयतन हमें मिलता है V0। इसी तरह से T समय पर प्रयुक्त क्षार का आयतन है VT, और अनंत समय पर या हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया के अंत में जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो उस समय पर क्षार का प्रयुक्त क्षार का आयतन होगा V इनफाइनाइट। तो हम देखते हैं A किसके प्रोपोर्शनल होगा, V इनफाइनाइट माइनस V0 के, और A माइनस एक्स प्रोपोर्शनल होगा V इनफाइनाइट माइनस V0 के। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा K1 इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो यहाँ A और A माइनस एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो A की वैल्यू है हमारी V इनफाइनाइट माइनस V0 और A माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, V इनफाइनाइट माइनस VT के, सॉरी यहाँ T होगा, तो V इनफाइनाइट माइनस VT के। तो हमारी एस्टर के जल अपघटन के लिए जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग नेतांक K1 होगा, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग V इनफाइनाइट माइनस V0 अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। नेक्स्ट अभिक्रिया ले हम
ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्शंस जिसमें हम इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर या एक्सु शर्करा का प्रतिपन देखें। यह हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसका जब जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर हमें मिलता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिक्सचर को हम इन्वर्टेड शुगर कहते हैं और इस इन्वर्टेड शुगर का ये जो इन्वर्टेड शुगर है वो लीवो रोटेटरी होती है, अर्थात डेक्स्ट्रो से लीवो में परिवर्तित हो गई, तो ये हमारा इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाएगा। तो यहाँ और इन्वर्टेड जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है इसका मिक्सचर हमारा इन्वर्टेड शुगर कहलाता है। तो अगर हम प्रारंभ में देखें t = 0 पर तो सुक्रोज की सांद्रता A है और ग्लूकोज फ्रुक्टोज की सांद्रता 0 है। t समय पर सुक्रोज की सांद्रता A-x रह जाती है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की सांद्रता XX रहती है। इस अभिक्रिया में भी जल हम आधिक्य में लेते हैं। यहाँ जो जल है वो एक्सेस में होता है, आधिक्य में होता है, अतः जल की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है केवल सुक्रोज की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, अतः यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चूँकि इस अभिक्रिया में अणु संख्या तो हमारी 1 और 1 2 है, परंतु कोटि जो है केवल 1 है क्योंकि अभिक्रिया वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो यह छद्म कोटि की अभिक्रिया है और छद्म कोटि में छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। छद्म कोटि की अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिनकी अणु संख्या और अभिक्रिया की कोटि में अंतर हो, यानी अणु संख्या अभिक्रिया की कोटि से भिन्न हो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ भी अणु संख्या 2 है और कोटि 1 है, इसलिए हम इसको सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे या हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन में हम पोलेरोमीटर की सहायता से, ध्रुवणमापी की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल का घूर्णन कोण निकालते हैं और जो घूर्णन कोण है एंगल ऑफ रोटेशन है, उसमें जो परिवर्तन आता है उसको हम नोट करते हैं। तो घूर्णन कोण में परिवर्तन का मान, जो घूर्णन कोण में परिवर्तन का मान है वो अपघटित शर्करा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो हम यदि t = 0 यानी प्रारंभिक समय पर, प्रारंभिक इनिशियली हम देखें तो t = 0 पर r0 जो है वो t = 0 पर एंगल ऑफ रोटेशन r0 होगा। इसी तरह से t = t पर एंगल ऑफ रोटेशन rt होगा और अंतिम समय यानी इनफाइनाइट पर एंगल ऑफ रोटेशन r इनफाइनाइट होगा। तो प्रारंभिक सांद्रता A किसके प्रोपोर्शनल होगी? r0 माइनस r इनफाइनाइट के, तथा x की सांद्रता किसके प्रोपोर्शनल है? r0 माइनस rt के। तो t समय पर हमारी सांद्रता A-x है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? r0 माइनस r इनफाइनाइट माइनस r0 माइनस rt के। तो हम यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? A-x प्रोपोर्शनल क्या आएगा? r0 माइनस r इनफाइनाइट माइनस r0 प्लस rt। r0 से r0 कैंसिल हो गया हमारा, तो अब क्या बचता है? A-x प्रोपोर्शनल टू rt माइनस r इनफाइनाइट। अब हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए K1 क्या है? K1 = है 2.303/t log A/A-x। तो यहाँ हम A और A-x की वैल्यू रखें। A की वैल्यू हमारी क्या है? ये r इनफाइनाइट, A किसके प्रोपोर्शनल है? r इनफाइनाइट माइनस r0 माइनस r इनफाइनाइट के, और A-x के किसके प्रोपोर्शनल है? rt माइनस r इनफाइनाइट के। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम रखते हैं इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? K1 = 2.303/t log r0 माइनस r इनफाइनाइट अपॉन rt माइनस r इनफाइनाइट। तो यह जो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के लिए, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, K1 या वेग नेतांक का वेग व्यंजक है। और नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव विघटन। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन पदार्थ में उपस्थित रेडियो एक्टिव नाविकों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी
अगर हम कोई रिएक्शन देखें ए जो कि रेडियो एक्टिव विघटित होकर प्रोडक्ट बी बनाती है, तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता ए थी और उत्पाद की सांद्रता 0, t = समय पर क्रियाकारक की सांद्रता a-x रह जाती है और उत्पाद की सांद्रता x हो जाती है। तो जो a है प्रारंभिक सांद्रता जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n0 के। n0 जो है हमारे प्रारंभ में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या है और a-x यानी t समय पर क्रियाकारक की सांद्रता a-x है जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, nt के। nt हमारा क्या है, t समय पश्चात रेडियो एक्टिव नाविकों की संख्या है, यानी कितने रेडियो एक्टिव नाविक बचते हैं टी समय पर, वो nt है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें K1 = 2.303/T log A/A-x है, तो यहाँ A और A-x की वैल्यू रखें। A किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे n0 के, और A-x किसके प्रोपोर्शनल है, nt के। तो n0/nt रखी हमने वैल्यू, तो हमारा K1 क्या आता है, K1 = 2.303/T log n0/nt। या हम ये कह सकते हैं कि K1 क्या है, एक क्षयांक है, डीके कांस्टेंट है, जिसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा = 2.303/T log n0/nt होगा। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए, जो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वेग नियतांक K1 या क्षयांक डीके कांस्टेंट लैम्डा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स थे। थैंक यू।